So we will continue now. Hello. Hello. So today's topic would be mathematical reasoning or logic. Okay, both the topics are very important and they are same. Mathematical reasoning basically implies वो true, false, 1, 0, 0, 1 Boolean mathematics we call it as. Okay, so we are going to deal with something very interesting developed by Boole named scientist. तो उसने बेसिकली क्या किया था कि ऐसी बहुत सारी चीजों पर काम करके एक लॉजिक नाम की चीज डेवलप की. लॉजिक का मतलब कैसा होता है, देखो इस बात को समझना जरा. मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट व्हिच टॉक्स अबाउट मेनी थिंग्स. और क्योंकि हम लोग अभी ऑटोमेशन की दुनिया में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, राइट. तो ये जो पूरा का पूरा ऑटोमेशन का वर्ल्ड है, पूरा का पूरा ऑटोमेशन का वर्ल्ड, ये लॉजिक नाम की चीज पर चलता है. बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑटोमेशन. ऑटोमेशन का पर्पस ये होता है कि सर जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको मशीन्स में मैप किया जाए सो दैट प्रोसेसिंग बिकम्स वेरी इजी. अब ये जो पूरे के पूरे ह्यूमन बिहेवियर को मशीन्स में मैप करने की कोशिश की जाती है, इसमें प्रोसेसिंग को आसान बनाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती है ना. तो उनमें से एक अंडरस्टैंडिंग वाइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, बराबर. सो लॉजिक इज अ टॉपिक विच वी आर. लॉजिक बेसिकली is the capability to distinguish between two things, either possible or not possible, or either true or false. Okay, तो लॉजिक का जो पूरा का पूरा बेस है ना, पूरा का पूरा लॉजिक एक चीज पर चलता है जिसका नाम है कंपैरिजन. कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको ये एक चीज दिखाई, दिखाने के बाद मैंने बोला ये जो आप यहाँ टॉप पे देख रहे हो ना, ये येलो कलर है, तो अब ये ट्रू है कि फॉल्स. ये फॉल्स है. क्यों सर? क्योंकि ये ब्लू कलर है. आपको कैसे मालूम? क्योंकि हमारे पास हमारे ब्रेन के अंदर एक ऑन्टोलॉजी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, एक डिक्शनरी है. उस डिक्शनरी में इससे मिलता जुलता एक कलर है, इससे मिलती जुलती कोई चीज है, उसके सामने ब्लू लिखा हुआ है. अगर मुझे बचपन से पढ़ाया गया होता कि इसको येलो बोलते हैं तो मैं आज बोलता कि ये येलो कलर ही है. सुनो, right? Yes, so this is called as logic. Logic basically talks about comparison and saying, accepting, understanding whether the comparison is giving you right indication or the wrong indication. ठीक है, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये सही है कि गलत है. इसी को लॉजिक कहते हैं. This is the mechanism with the help of which entire living organisms on the planet are actually operating. अगर हम किसी को भी देखते हैं, किसी इंसान को भी देखते हैं, तो हमारे पास उस इंसान का ऑलरेडी एक इमेज यहाँ पर बना हुआ होता है, एक इमेज ऑलरेडी बना है. अब उससे मिलती जुलती इमेज जो मेरे ब्रेन में है, वो इमेज के आगे क्या लिखा हुआ है ये डिसाइड करता है कि मैं उस इंसान को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, वो कौन है. ये सारी चीजें मैं कैसे डिसाइड करता हूँ? विद द हेल्प ऑफ माई लॉजिक. ठीक है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में लगातार एक बहुत बड़ा रोल लॉजिक का है. क्लियर? और ऑटोमेशन इंडस्ट्री जैसे जैसे करके बढ़ने लगी ना, तो बढ़ते बढ़ते भी हम लोगों ने जिस चीज को सीखा वो लॉजिक ही है. आप आगे चल के सीखेंगे पूरा का पूरा वर्ल्ड इस समय पर डिजिटल हो रहा है. डिजिटल मतलब क्या? डिजिटल मतलब समथिंग व्हिच इज बाइनरी. व्हाट डज द टर्म बाइनरी मीन? बाइनरी मीन 1 0 0 1, व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट. गेटिंग इट? So everything is being worked upon as if it is only divided into two sections, and those two sections are being worked out at very micro level. बहुत छोटे लेवल पे, बहुत माइक्रो लेवल पे जाकर के हम 1001 का फंडामेंटल बिठाते हैं और अपना काम करते हैं. ठीक है, this mathematical techniques was developed by a scientist called as Boole, and that is why this branch is also called as Boolean mathematics. राइट? और इसी को हम लोग अपने सिलेबस में मैथमेटिकल रीजनिंग बोलने वाले हैं, जिसको कि हम जेई में, सीबीएसई में और 2-4 जगहों पर यूज करने वाले हैं. स्टेट बोर्ड में हम इसको लॉजिक बोलते हैं. ठीक है, तो मैथमेटिकल लॉजिक या मैथमेटिकल रीजनिंग एक ही बात है. माइंड इट, लॉजिक, रीजनिंग, कंपैरिजन, ये तीनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू है. लॉजिक, रीजनिंग एंड कंपैरिजन, ये तीनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं. तो जरा हम आज उस सिक्के को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो सिक्के की शुरुआत करने के लिए हम लोग सबसे पहले जिस चीज को यूज करेंगे वो है हमारा वर्बल लैंग्वेज. ठीक है, इन ऑर्डर टू डेवलप द लॉजिक, जैसे हमने अभी छोटी सी बात की कि हमने ये मार्कर का एग्जाम्पल लिया है ना, तो हमारे दिमाग में कुछ छपा हुआ है. जो छपा हुआ है वो कैसे छपा? वो विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज छपा.
है ना. So we are going to use some language, a language which is going to give me lot of understandings of the things. ठीक है सर. ये लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है सर? लैंग्वेज कैसे बनी, किस तरीके से बनी? ये पूरा एटोमोलॉजिकल साइंस है कि कोई भी भाषा बनती कैसे. पहले शुरू शुरू में लोगों के पास कुछ नहीं था, तो लोग साउंड यूज करते थे, है ना. अलग अलग जानवर आज भी, एक कुत्ता जब दूसरे कुत्ते से बात करता है, एक बिल्ली जब दूसरे बिल्ली से बात करती है, एक शेर जब दूसरे शेर से बात करता है, एक हाथी जब दूसरे हाथी से बात करता है. These people, they are interacting with some language which is being understood by them only. We are not able to understand them. Yes or no? Yes. राइट. तो ये क्या है? ये एक लैंग्वेज है. थोड़े टाइम के बाद में हमने राइटिंग पे बिलीव कर लिया, हमको थोड़ा बहुत राइटिंग की चीजें समझ में आ गई, तो हमने सिंबल्स बनाए, सिंबल्स. और सिंबल्स की मदद से हम बात करते थे. जैसे एग्जांपल, अगर मुझे समझ लो युद्ध करना है, किसी से लड़ाई करनी है, तो मैं एक रेड कलर का सिंबल बना के भेज दूंगा. मुझे पीस चाहिए तो मैं एक व्हाइट कलर का डव बना के भेज दूंगा. पब्लिक को क्या लगेगा, अरे क्या तो लड़ना है या तो पीस रखना है. तो ये ऐसे बहुत सारे सिंबल्स उस टाइम पर आदिवासियों के द्वारा, पुराने ट्राइब्स के द्वारा, पुरानी सिविलाइजेशंस के द्वारा बहुत ज्यादा यूज होता था. अब ये जो सिंबल है ना, ये कैसा था? ये कोड बिटवीन टू नेशन था. इसको जब यूनिवर्सलाइज करने की बारी आई तो यूनिवर्सलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ. बाद में लोगों ने क्या किया, नए नए सिंबल्स बनाए जिसको बहुत अच्छे से यूनिवर्सलाइज किया जा सकता था. उन नए नए सिंबल्स में ही हम लोगों ने एक चीज का इन्वेंशन किया जिसको हम कहते हैं लेटर्स. लेटर्स. तो लेटर्स जो थे, लेटर्स, इसको हमने इन्वेंट किया. ये लेटर्स एक सिंबल है. ए एक सिंबल है. ए को ए इसलिए कहते हैं कि भी कुछ रीजन है. ए को हम बी नहीं बोल देते, है ना. तो ए की अपनी एक हिस्ट्री है, बी की अपनी एक हिस्ट्री है. इस तरीके से चीजें चलती हैं. अब जरा और इस बात को आप समझिए. सर ए की अपनी एक हिस्ट्री है, बी की अपनी एक हिस्ट्री है. इस तरीके से हम चीजों को चलाते हैं. तो कुछ तो बातों की यहाँ तक. तो मेरी बात को समझना, जो लेटर्स है ना, इनकी ग्रुपिंग से वर्ड बनता है. और वर्ड अपने आप में एक बहुत स्पेशल चीज होती है सर. वर्ड की मदद से ही हम बहुत सारी चीजों को वर्कआउट करते हैं. वर्ड से ही दुनिया है. यदि वर्ड ही ना होते, शब्द ही ना होते, तो आज हम एक अलग अलग सिचुएशन में होते हैं. ठीक है. तो साउंड का स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो है वो वर्ड होता है. और उस वर्ड को पेपर पर उतारने के लिए, लोगों की आंखों को दिखाने के लिए हम जिस सिंबल का यूज करते हैं उसको हम लेटर बोलते हैं. अब ये लेटर और वर्ड से एक चीज बनी जिसका नाम फ्रेज होता है. फ्रेज मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विथ हिडन मीनिंग्स, मे बी फुल मीनिंग ऑल्सो. राइट. फिर वहां से फ्रेज से कुछ और चीजें बनी. उसमें से बहुत ही स्पेशल चीज है जिसका नाम है सेंटेंस. What is sentence? It is group of words. It is group of words Word. make some sense. It is called as sentence. This is a definition of sentence. Pertext Sentence. to the grammar. Now understand this. ये जो sentences होते हैं ना, ये भी बहुत अलग टाइप्स के होते हैं. बहुत अलग अलग टाइप के sentences होते हैं. राइट है. और हम यहीं से शुरुआत करेंगे अपने इस लॉजिक की दुनिया का. क्लियर कि सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, लॉजिक किस तरह से काम करता है. राइट. तो अब मैं आप लोगों को यहाँ से बोर्ड पर लेकर जाता हूँ और यहाँ से हम लॉजिक की दुनिया में एंट्री करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन चीजों में, उन सेंटेंसेस की दुनिया में हमारा लॉजिक फिट बैठने वाला है. ठीक है. यस. सो लेट अस गो टू द बोर्ड. हियर वी गो. दिस इज समथिंग आई हैव ट्राइड टू राइट हियर. दिस इज द नेम ऑफ ए चैप्टर, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिक, whatever be the name. Okay, it is being utilized or written or given for practice in 12th science commerce both, as well as JEE mains advanced. Okay, one question from this topic is expected in JEE mains and advanced. Okay, so now we will proceed here. See, I have written some types of sentences as discussed by us, है ना. तो इंग्लिश के सेंटेंसेस सर कितने टाइप के होते हैं? मैंने यहाँ पर कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं, देखिए आप. असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, डिक्लेरेटिव एंड इंपेरेटिव. इसमें से मैं बताने जा रहा हूं कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेम होते हैं. ये मैंने वर्ड इसलिए लिखा ताकि आप लोगों ने सारे वर्ड सुन रखे हैं तो आपको पता रहे कि हम बोल क्या रहे हैं. ठीक है. तो वी हैव गॉट असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, डिक्लेरेटिव एंड इंपेरेटिव, जिसमें से कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेम होते हैं. अब जरा समझो, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट को सिंपल भी कहा जाता है, असर्टिव स्टेटमेंट को भी आप सेम चीज बोल सकते हो. तो असर्टिव, डिक्लेरेटिव, सिंपल एक ही बात है ना. बाकी के जो हमारे पास फॉर्मेट्स हैं, ये इनके बारे में देखो मैंने कुछ लिखा है. एक्सक्लेमेटरी आपको पता ही है कि वो होता क्या है, राइट ना. समथिंग which is used to convey with a sentence which conveys the matter of shock or sort of things like that is basically exclamatory. Now let's talk about interrogative. Any question being asked by the people is interrogative thing. Imperative. Okay, imperative is basically command. If I say please go and not
not need to apply please there, but for politeness I'm applying it. Please go and bring some book. Please go and bring a glass of water. All these things, they are imperative. Okay, it's because it is command. It can be polite, non-polite, that is different story, but it is command. Okay, so commanding, simple statement, exclamatory, and question making statement. Not statement, sentences, so sorry. So these are the types of sentences that we have. Out of all these sentences, two sentences, I'm just marking it up. Two sentences, one is assertive, other is declarative. Both are same, right? So when I say assertive or declarative sentence, these two sentences have always got, these two sentences have always got the answer as true or false. True or false. It is actually factual. This is a better word to use. These two statements are factual in nature. जैसे sun rises from east. This is fact. It can be either yes or no, right? It can be either true or false, right? Yes. So such kind of sentences are basically, these factual sentences which are of this type are basically called as statements. Statements. Mind it. Statements. Okay, so statements means what? Statements means assertive or declarative sentences which have got either true or false qualifier. True or false. Qualifier. Okay, right? So that is basically a statement. ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि जिस स्टेटमेंट को बोलने के बाद में आप ट्रू या फॉल्स बोल सकते हो, उसी को मैं और आप असर्टिव बोलते हैं, उसी को मैं और आप डिक्लेरेटिव बोलते हैं, और उसी को मैं और आप स्टेटमेंट भी बोलते हैं. बाकी के सारे जो सेंटेंसेस के फॉर्मेट्स हैं, ये सब के सब स्टेटमेंट्स नहीं है. मतलब सर कौन से स्टेटमेंट्स नहीं है? ये जो है वो स्टेटमेंट नहीं है. इंटरोगेटिव, जैसे व्हाट इज योर नेम, ये स्टेटमेंट नहीं है. एक्सक्लेमेटरी, हाउ स्मार्ट यू आर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, राइट? यस. सो ये भी असर्टिव नहीं है. और इंपेरेटिव यानी कि कमांड, गो एंड ब्रिंग सम वाटर, कमांड, ये भी असर्टिव नहीं है. ये तीनों ही फॉर्मेट्स असर्टिव नहीं है. और असर्टिव नहीं है मतलब स्टेटमेंट भी नहीं है. समझ आ रही बात? ये भी स्टेटमेंट नहीं है और ये भी स्टेटमेंट नहीं है. ये तीन के तीनों हमारे जो है वो स्टेटमेंट्स नहीं है. इस बात को आप दिमाग में बिठा लें. ठीक है? तो स्टेटमेंट्स मतलब जिसके पास ट्रू फॉल्स चीजें होती है. पूरे मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिक के अंदर हम स्टेटमेंट्स की ही बात करेंगे. हम स्टेटमेंट्स की ही बात करेंगे और कुछ बात ही नहीं करेंगे. ठीक है? मैं आपको बता देता हूं, ये स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं. ठीक है? आप देख लें. स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली, चलो मैं इसको दो कैटेगरी से डिवाइड करता हूँ. ठीक है? सबसे पहले कैटेगरी के हिसाब से ये दो तरह के होते हैं. सबसे पहले कैटेगरी के हिसाब से होते हैं सिंपल एंड कंपाउंड. काम को इधर ऐसे बना. पहले कैटेगरी के हिसाब से ये होते हैं सिंपल और कंपाउंड. और एक और कैटेगरी होती है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, वो हम बाद में देखेंगे, है ना? राइट? तो एक तरफ हो गया सिंपल कंपाउंड, दूसरी तरफ एक और कैटेगरी होती है जिसको हम बाद में रेफर करेंगे. ठीक है? या लिख देता हूं. एक कैटेगरी ये भी होती है कि आप स्टेटमेंट्स को ऐसे भी देख सकते हो. सर कैसे? ये देखिए मैं दिख रहा हूं. टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, या इधर ले लीजिए कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, कॉन्ट्राडिक्शन. और तीसरा इधर मैं लिख रहा हूं कंटिंजेंसी. कंटिंजेंसी ये भी एक तरीका है स्टेटमेंट्स को देखने का. तो इस तरह से मैं स्टेटमेंट्स को दो अलग अलग नजरिए से क्लासिफाई कर सकता हूं. और जब मैं उसको क्लासिफाई करूंगा तो एक या तो सिंपल कंपाउंड के तौर पे क्लासिफाई करूंगा, या तो टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी के हिसाब से इसको क्लासिफाई करूंगा. अब मैं एक बात बता दूं, ये जो भी होता है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है वो कंपाउंड का ही एक टाइप है.
है ना, राइट। तो अगर मैंने मान लो ऐसा लिखा होता कि जस्ट टू ग्रुप सिंपल कंपाउंड, कंपाउंड में 3, तो भी चलता, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम लोग सिंपल को भी इस तरह से कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हो जाते हैं जो हम एडजस्टमेंट करके इन तरीके से बना सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन, टॉटोलॉजी और कंटिजेंसी की बात कर दी। बट एक्चुअली जो होता है इन जनरल, आई एम सेइंग नॉट फैक्चुअली बट इन जनरल, ये पूरा का पूरा जो है वो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है इन जनरल, ठीक है। प्लीज नोट दिस डाउन, everybody will note this down. For those who are listening to recorded lecture, please pause the video and then note. Pause the video and then note. Basically, when we talk about statements are of, फिलहाल सबसे पहले हम ये 2 टाइप डिस्कस करते हैं, बाद में वो 3 टाइप डिस्कस करेंगे ना। तो इसमें होता है सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड। सिंपल का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट का मतलब जिसमें कोई भी कनेक्टर नहीं है। मतलब जनरली कैसा होता है, अगर मैं आपको 2 अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट दे दूं तो आप उसको जोड़ भी सकते हो। when you make such kind of statements by joining multiple simple statements, we call that to be compound statement. compound statement को बनाने के लिए हम जिस चीज को यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टर्स। मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको जो हम यूज करने के लिए बनाते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज लॉजिकल कनेक्टर्स या लॉजिकल connectives, whatever you call it as, है ना। these are also called as logical operators. okay, समझ नहीं आ रहा है? these are also called as logical operators. so it depends, आप इसको logical connectives बोलिए चाहे आप इसको operators बोल दीजिए, आपकी मर्जी है ना। तो with the help of that we generally combine 2 statements, ठीक है। तो दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके आप लॉजिकल कनेक्टिव्स या ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके एक नया स्टेटमेंट बना सकते हो, विच इज नथिंग बट अ कंपाउंड स्टेटमेंट। हम सिंपल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? सिंपल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्मॉल लेटर्स जनरली यूज करते हो। जनरली इट डजंट मीन कि आप बड़े लेटर्स यूज नहीं कर सकते, हम जनरली स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, कैपिटल यूज नहीं करते। दैट इज द कन्वेंशन, बट दैट इज नॉट द लॉ, सो वी कैन यूज एनीथिंग वी वांट टू, है ना। इसके बाद लॉजिकल कनेक्टर्स जो होते हैं ऑपरेटर्स, वो कितने टाइप के होते हैं जरा देखना, मैं तुमको बताने जा रहा हूँ कि कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, तो पहला जो है सबसे पहले, इट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कंजंक्शन। दूसरा जो है ना, दूसरे वाले को हम कहते हैं डिसजंक्शन। ठीक है। तीसरे, मैं इनका आसान नाम भी तुमको भी दूंगा थोड़ी जगह। तीसरे वाले को हम कहते हैं कंडीशनल या कंडीशन। चौथे वाले को हम बोलते हैं, बाय कंडीशनल। और आखिरी वाले को मैं एक नाम दूंगा कि इसको बोलते हैं नेगेशन। अब जरा आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर कंजंक्शन को मैं एंड भी बोल सकता हूं, एंड। डिसजंक्शन को मैं और बोल सकता हूं, ठीक है, बराबर। कंडीशनल को मैं इम्प्लीकेशन बोल सकता हूं, इम्प्लीकेशन। और बाय कंडीशनल को मैं डबल इम्प्लीकेशन बोल सकता हूं, डबल इम्प्लीकेशन। निगेशन नाम से समझ में आ रहा है कि नेगेटिव होगा, यानी अगर आपने इसको किसी स्टेटमेंट पर लगा दिया तो वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगा, है ना। उसका नेगेटिव मतलब अगर पहले से ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, पहले से फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। नेगेशन की बात कर रहा हूं मैं। अभी डबल इम्प्लीकेशन हो गया ये। अब मेरी बातों को जरा आप समझना, हम लिखते कैसे, दिखाते कैसे है। एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं। वो सिंबल बेसिकली सर कैसा दिखता है? वो सिंबल ऐसा दिखता है, ऐसा। और को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सिंबल का यूज करते हैं वो सिंबल ऐसा दिखता है, वी जैसा, है ना। तो एंड का उल्टा कर दीजिए आप, ठीक है ना। इसको एक्चुअली ये इन्वर्टेड कप है और ये कप है, ऐसा हम लोग बोलते हैं कई बार, ठीक है, इट्स ओके। इम्प्लीकेशन के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है वो है एरो, ठीक है। डबल इम्प्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है डबल एरो, मतलब दोनों साइड। निगेशन के लिए यूज किया जाता है एंटी लेड, ऐसा।
इसको एंटीलेट बोलते हैं। सिमिलैरिटी में हम लोग यूज करते थे, याद है क्या? याद होगा आप लोगों को, है ना? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंटीलेट। ये नेगेशन के लिए यूज होता है। तो ये लॉजिकल कनेक्टिव्स है हमारे पास में। क्लियर हो गई बात? अब हम एक एक कनेक्टिव को जरा अच्छे से समझेंगे, बट आपको मुझे लगता है अभी सिंपल स्टेटमेंट वगैरह समझ में आ गया होगा। जस्ट नोट दिस डाउन क्विकली, फटाफट। पूरा नोट डाउन हो गया? हाँ। ओके। सबसे पहले ऑपरेटर्स को ही स्टडी करते हैं। जब हम ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कंपाउंड नॉन कंपाउंड स्टेटमेंट आपका बनने लग जाएगा। ठीक है? तो अगर मैं आपको मान लीजिए एक सेंटेंस दे देता हूं, एक कोई सिंपल स्टेटमेंट दे देता हूं, सिंपल स्टेटमेंट नॉर्मल, ठीक है? जैसे एग्जांपल, रमेश इज अ गुड बॉय। ये पहला स्टेटमेंट है। ठीक है? मैंने इसको नाम दिया पी। स्टेटमेंट का नाम ऐसे देते हैं, पी छोटा लेटर लिखा और नाम दे दिया, है ना? जैसे हम लोग लेट स्टेटमेंट यूज करते थे वैसे। इसका नाम दिया हमने क्यू। रमेश प्लेस क्रिकेट। प्लेस क्रिकेट। ये दो स्टेटमेंट्स हैं। अब हम जरा, ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें आपको कोई भी दूसरा स्टेटमेंट दिखाई नहीं देगा। एक ही स्टेटमेंट है, रमेश इज अ गुड बॉय और रमेश प्लेस क्रिकेट, दैट्स ऑल। एक ही स्टेटमेंट है इसमें। अब मैं इन दोनों को मिला करके ना एक नया स्टेटमेंट बनाऊंगा और देखना आप कंपाउंड और सिंपल आपके स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है? मैं यूज करूंगा ऑपरेटर्स। अगर इन दोनों को कंबाइन करना है तो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, है ना? तो मैं ऑपरेटर यूज करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना मैं कैसे ऑपरेटर यूज करूंगा। मैं सबसे पहले एंड ऑपरेटर यूज करता हूँ, क्योंकि हमने सबसे पहले उसी का नाम सुना ना, राइट? तो मैं सबसे पहले एंड ऑपरेटर यूज करता हूँ। देखो जरा, मैं बोलने जा रहा हूँ मुझे ना P एंड Q चाहिए। अब आप देख रहे हो ये मैंने क्या लिखा, P एंड Q, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रमेश इज अ गुड बॉय एंड प्लेस क्रिकेट। खत्म। ये हमने एंड से जोड़ दिया। बात समझ में आई आपको? ये हमने एंड से जोड़ दिया है, एंड से। रमेश इज अ गुड बॉय एंड प्लेस क्रिकेट। बराबर है कि नहीं? यस नो? रोनित? ओके ओके ओके। सो P एंड Q, रमेश इज अ गुड बॉय हमने यहाँ पे लिखा था, तो हमने लिखा रमेश इज अ गुड, यहाँ पे बॉय लिखना मैं भूल गया। ठीक है, आप लिख लेना यहाँ पे, है ना? रमेश इज अ गुड बॉय एंड प्लेस क्रिकेट। एंड ही प्लेस क्रिकेट भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अभी P और Q बोल देते हैं, क्या होगा? व्हाट विल बी P और Q? Ramesh is a good boy or plays cricket. Ramesh is a good boy, good boy, or he plays cricket. Yes, no? Yes. पक्का? Yes. अभी मैं ये यूज करूंगा, ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफ देन, कंडीशनल नाम रखा है ना हमने उसका, कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब होता है इफ देन, यानी इफ P देन Q। मेरी बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? इसका मतलब क्या हो रहा है? इफ P देन Q, मतलब यहाँ पे सारा फोकस Q पे होता है, सारा फोकस Q पर होता है। Q होना चाहिए, इफ P देन Q। अभी ध्यान से सुनना, अगर P हुआ तो Q होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इफ रमेश is a good boy, then he plays cricket। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ,
उसके बाद आता है फिर डबल इम्प्लीकेशन। मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल लिया ताकि आप सारी चीजें हमको यहाँ पर क्लियर हो जाए। डबल इम्प्लीकेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। तो ये देखो इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब इफ पी देन क्यू, इफ क्यू देन पी, समझा? तो इसका मतलब ये हो गया हाँ कि इफ एंड ओनली इफ रमेश is a good boy, then he plays cricket। अब इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में एक नॉर्मल लैंग्वेज का डिफरेंस एक्सप्लेन कर दूं मैं तुमको। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ रमेश इज अ गुड बॉय देन ही प्लेज क्रिकेट। अगर रमेश अच्छा लड़का है तो वो क्रिकेट खेलेगा, और अगर रमेश बुरा लड़का है तो उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो वो क्रिकेट खेल भी सकता है नहीं भी खेल सकता है। मतलब इस पे कंडीशन खाली रमेश के अच्छे लड़के होने पर है, बुरे लड़के होने पर नहीं है। पर इस सिनेरियो में ऐसा नहीं है, इस सिनेरियो में बुरे लड़के होने पर कंडीशन है। इसमें क्या बोला है, अगर रमेश अच्छा लड़का है तो ही वो क्रिकेट खेलेगा। ये क्या बोल रहा है, अगर रमेश अच्छा लड़का है तो क्रिकेट खेलेगा, वो तो ही नहीं बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, तो ही कंपलसरी है कि वो क्रिकेट सिर्फ तभी खेलेगा जब वो अच्छा लड़का होगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझ में आ रही बात? इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में इसलिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये क्या बोलता है, दिस इज लेइंग अ कंडीशन ऑन रमेश वन डायमेंशन। कोई चीज होगी तो क्या होगा, मतलब यह है कि अगर रमेश बुरा लड़का हुआ तो भी वो क्रिकेट खेल सकता है, बात समझ में आ रहा है? लेकिन अच्छा लड़का है तो पक्का खेलेगा, बुरा लड़का है तो खेल सकता है नहीं खेल सकता है, ऑप्शन है ना, राइट? पर ये क्या बोलता है, ये बोलता है नहीं 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 नहीं, रमेश अच्छा लड़का है तो ही वो क्रिकेट खेलेगा, अगर वो बुरा लड़का है तो नहीं खेलेगा। बात समझ में आ रहा है? सो ये वाला जो है ना थोड़ा सा लिबरल है, और ये वाला जो है ना थोड़ा सा फेनेटिक है। बात समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा लिबरल है और ये थोड़ा सा फेनेटिक है। फेनेटिक मतलब तो ही, और ये क्या बोलता है, नहीं नहीं तो, ये बहुत बड़ा अंतर है, राइट? सो प्लीज नोट दिस डाउन, दिस एग्जांपल इज वेरी स्पेशल, जस्ट नोट दिस डाउन। लिखा था, वो लिख लिया? हाँ हाँ। We will see certain questions right from the start itself, तो ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा and things will go better. Look at this completely. ये है पूरा स्क्रीन शेयरिंग का पार्ट, ये देखो, है ना? This is the entire thing we have in the form of notes. अब ये ट्रूथ वैल्यू है। ट्रूथ वैल्यू का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो भी ट्रू फॉल्स का सेटअप होता है, ठीक है? खैर, स्टेटमेंट्स के बारे में देखो, विच काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स। लुक, सारे के सारे जो है वो स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं ना, देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस व्हिच आर नॉट स्टेटमेंट्स, देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस व्हिच आर स्टेटमेंट्स। तो उस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स की बातें यहाँ पर होती हैं, तो जरा हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, सन राइजेज इन द ईस्ट लिखा हुआ है ना, सन rises in the east, can you see this? Okay, तो this basically is a statement. Why? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो सर ये ट्रू हो गया। दूसरा देखिए, 5 into 2 is equals to 11, ये फॉल्स है ना, 5 into 2 is 10, 11 लिखा हुआ है, फॉल्स है, तो ये अगेन स्टेटमेंट है। एवरी ट्राइंगल हैज 3 sides, इट इज अ स्टेटमेंट। मुंबई इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये सब ऐसे स्टेटमेंट्स है, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि बोल रहे हैं कि हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। लुक एट द सेकंड एग्जांपल यू हैव हियर, क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट जो है, यू कैन लुक एट दोस एग्जांपल्स, ओके? तो अगर आप वहां पर जाते हो उन एग्जांपल्स को देखने के लिए, आई एम जस्ट एनोटेटिंग इट अप फॉर यू गाइस, format, look at this, okay? So this part is special in itself, ये देखो, can you see this? These are not statements. Example, please give your pen. This is command. What's your name? Interrogative. What a beautiful place. Exclamatory. Hannah, how are you? Interrogative. Do you like to play tennis? Interrogative. May God bless you. Open the window. Command. Let us go for tea. Can you see these statements? May God bless Okay. you. Sit down. It is. Downs has been misprinted.
All these are not the statements. Clear? All these are not the statements. Clear? Now, just come down. Okay? I'll just remove all the annotations. Yeah. Okay. Now consider these statements. 3x by 2 minus 9 equals to 0. Right? This was the example which you already had. अगर कभी ऐसा कुछ आ जाता है तो x का value here is variable. Right? If you solve for x equals to 6 it is true, but for other than 6 it is not true. तो ऐसे situation में such statements cannot be guaranteed to have the fixed truth value ना. x जैसे से आप चेंज करोगे ट्रूथ वैल्यू भी बदलता जाएगा. एक वैल्यू के लिए ट्रू है, बाकी वैल्यूज के लिए फॉल्स है. इसका मतलब दिस इज नॉट द स्टेटमेंट. ही इज टॉल. अब ये भी जरा देखो जरा. ही इज टॉल, व्हाट डज दिस मीन? अभी टॉल सबके हिसाब से अलग अलग होता है ना. जो आदमी 4 फीट का है उसके लिए 6 फीट टॉल है, जो आदमी 10 फीट का है उसके लिए 6 फीट शॉर्ट है. तो दिस इज अगेन वेरी एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट सेंटेंस. तो इवन एम्बिग्यूअस सेंटेंसेस आर नॉट द स्टेटमेंट. मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ये भी बड़ा अजीब सा एग्जांपल है. कैन यू सी दिस? यहाँ पे इंटरेस्टिंग सबके लिए तो नहीं होगा, किसी के लिए होगा, किसी के लिए नहीं होगा, किसी के लिए ट्रू, किसी के लिए फॉल्स. तो इट इज एम्बिग्यूअस. तो अगेन दिस इज नॉट द स्टेटमेंट. इट इज ब्लैक इन कलर. हाँ, ये जो है वो स्टेटमेंट है. क्लियर और नॉट? इट इज ब्लैक इन कलर. यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया उनसे. तो ओके, सो बोलते हैं सो ओपन सेंटेंसेस आर नॉट द स्टेटमेंट्स. क्लियर? तो आप एक सेंटेंस और बोल सकते हैं ओपन सेंटेंस, इवन दे आर नॉट द स्टेटमेंट्स. लेट्स प्रोसीड. स्टेटमेंट और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? बता चुका. ये देखिए, which of the following are statements in logic? You can check it out. Yes, 6 into 4 equals to 25. Statement. Yes, x plus 6 equals to 9. Not a statement. है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? So all these are examples over here which we can utilize for ourselves. Okay? और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा. तो what are you doing? ये दिख रहा है सब? ये सब just check it out whether they are statements or not. Answers are already here. Just check it out, all the 9 quickly, whether they are statements or not, and compare it with the answers there. Just compare it up. सर हाँ बेटा बोलो. ये एक स्टेटमेंट थी, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू. तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? Milk is white only if स्काई and only ब्लू. if what is blue? स्काई इज ब्लू. Sky is blue. Okay, okay. तो क्या करना है इसमें? ट्रूथ वैल्यू बता. हाँ तो निकालो उसका ट्रूथ वैल्यू. फॉल्स होगा ना, क्योंकि वो उस चेंज होने से उससे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा. एग्जैक्टली, बाय डिफॉल्ट तो सर फॉल्स है वो. करेक्ट. बाय डिफॉल्ट फॉल्स है. इसको थोड़ी देर में भी एनालाइज करेंगे हम लोग ये चीज को. Done? Exercise 1. 5 plus 4 equals to 13, x minus 3 equals to 14. ये सब क्या है जरा देख लो आप लोग फटाफट.
5 plus 4 equals to 13. Statement. X minus 3 equals to 14. Open statement. So it is not the open sentence, so not a statement. तो पहला वाला statement, दूसरा वाला not the statement. Close the door. Imperative. Command हो गया ना? True is a complex number. True false हो सकता है. So it is a statement. Please get me breakfast. Not a statement. Congruent triangles are similar. It's true. So it is a statement. X square is equal to X. Not a statement. Why? Why is it so? Because it is there only in two cases, either at 0 or at 1. Or 1. Rest of the points it is not valid. So it is not the statement. Here a quadratic equation cannot have more than 2 roots. True, false. True. Right? So this is basically the statement. Do you like mathematics? Question mark ho gaya. Interrogative. So not the statement. Sun sets in the west. Statement. All real numbers are whole numbers. True. Can you speak in Marathi? All real numbers are whole number. True, false होगा ना? So it is a statement. Can you speak in Marathi? Interrogative sentence होगा. It is not a statement. X square minus 6x minus 7 equals to 0 when x equals to 7. अब this is something which makes it statement. अगर मान लो ये when x equals to 7 नहीं दिया होता, ये ओपन सेंटेंस बन जाता और ओपन सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता. नेक्स्ट, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0. बराबर ट्रू फॉल्स हो सकता है. इट रेन्स हेवीली. नॉट अ स्टेटमेंट क्योंकि ये ओपन स्टेटमेंट हो गया. ठीक है, राइट. चलो अभी हम लोग कुछ और चीजों पर आते हैं. राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली. देख रहे हो आप? तो हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट पहले ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद में उसको सिंबॉलिकली एज पर द रिक्वायरमेंट अरेंज करेंगे. बात समझ में आ रही है? पक्का? मेरा बोर्ड भी दिख रहा है तुमको? बोर्ड दिख रहा है क्या? हाँ. रणित? हाँ सर. ओके, ठीक है. सो नाउ Nagpur is in Maharashtra and Chennai is in Tamil Nadu. What a question. Nagpur is in Maharashtra and Chennai is in Tamil Nadu. क्या करोगे आप? Nagpur is in Maharashtra and Chennai is in Tamil Nadu. And है ना. And okay, and तो इसमें पहले सबसे पहले क्या करोगे? सबसे दो सिंपल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करोगे. पहला कौन सा? नागपुर इज इन महाराष्ट्र. तो हम लोग जब लिखना शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे? लेट पी, फिर कोलन डाल दो, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, है ना. दूसरा क्यू क्या है? Chennai is in Tamil Nadu. और हमको अभी क्या करना है? क्या बोला है? नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु ना, राइट. सो नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड, ये एंड यूज किया ना, है ना. इसको आप ए एंड डी भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु. इसको हम जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो पहला वाला P एंड Q एंड दिस इज योर आंसर. समझे क्या? दूसरा,
ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। तो इसमें पी क्या हो जाएगा? पी क्या हो जाएगा? ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, ये आपका पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस नो? आई होप समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले जो है ना, ये देखो कहाँ गया, हाँ, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, ये एक हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद में ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ये दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा। और बाद में हम दोनों ही स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर लेंगे तो और से कंबाइन हो जाएगा, तो हमको मिलेगा पी और क्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? तीसरा सम, पी क्या क्या बोला मैंने? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए सिंपल स्टेटमेंट्स। ये देखो, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो ये देखिए, सबसे पहला एंगल इज राइट एंगल, ये आपका पी हो गया, ठीक है। और सर क्यू क्या होगा? क्यू क्या होगा? इट इज ऑफ द मेजर 90 डिग्री, ये क्यू हो गया। समझ आ रहा है? और इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है? डबल इंप्लीकेशन, दैट्स ऑल। क्लियर और नॉट? डबल इंप्लीकेशन आपने बोल दिया तो वो इफ एंड ओनली इफ हो गया, खत्म, राइट? यस। चलो सर अगला सब भी देख लेते हैं। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इट इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। अब इसमें आप पी और क्यू क्या बनाओगे? टेल मी। इसमें आप पी एंड क्यू क्या बनाओगे? इसमें आप पी एंड क्यू क्या Angle is बनाओगे? acute, angle is obtuse. हाँ, Angle is acute, angle is obtuse. एंगल इज एक्यूट, एंगल इज ऑब्ट्यूज। अगर आपने ये बनाया तो आपका P बनेगा एंगल इज एक्यूट और Q बनेगा एंगल इज ऑब्ट्यूज। यस कि नो? Yes. बराबर ना? ऐसे सिचुएशन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, बताओ क्या? आप क्या करोगे इसका? आपको क्या प्रूफ करना है? एंगल इज नाइदर एक्यूट, तो फिर आप क्या, और नॉर, नाइदर नॉर या आइदर और जो होता है ना, नाइदर नॉर या आइदर और, Double implication. नहीं इसमें डबल इंप्लीकेशन नहीं आएगा। डबल इंप्लीकेशन का मतलब इफ एंड ओनली इफ। देखो सुनो, P इज एंगल इज एक्यूट, क्यों क्या है? एंगल इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो एंगल इज एक्यूट और एंगल इज ऑब्ट्यूज मैंने बना दिया, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एक्यूट यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं ये स्क्रीन का शेयरिंग 2 मिनट के लिए खाली बंद करता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा एंगल इज एक्यूट, एंगल इज ऑब्ट्यूज। अब मुझे क्या बोला है? इट इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, मतलब इसका भी नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव। तो नाइदर कैसे लिखते हैं? जब किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनता है? हमने लास्ट में नेगेशन यूज किया था, तो वी ऑलवेज यूज नेगेशन P। ये बोल रहा है दैट एंगल इज नॉट एक्यूट, और नेगेशन Q ये बोल रहा है एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज, और नाइदर नॉर बोल दिया है, तो यू कैन राइट हियर इट इज नाइदर एक्यूट नॉर इट इज ऑब्ट्यूज। तो एंगल इज नॉट एक्यूट एंड एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज। समझ में आ रहा है क्या? हाँ. Angle is not acute and angle is not obtuse. Clear? So this is very, very important. I want you to write this. Everybody will write this. Neither nor is very interesting thing. दोनों में बस एक वर्ड चेंज कर, नाइदर में जाने के लिए एन लगा, आपका
अपन P2 की जगह A भी यूज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, x y कुछ भी st, anything of your choice. Please do this down. Now we'll again share back the screen. Here we go. Right? If triangle ABC is right angled at B, then measure angle A plus measure angle C is equals to 90 degree. This is very interesting. Sir, why interesting? It's here. देख लो, है ना? इधर गया. If ये if दिख रहा है ना, if उसके बाद लिखा गया है triangle ABC is right angled at B. ये एक स्टेटमेंट हुआ. P बोलते हैं इसको, है ना? देखो यहाँ पर if है और यहाँ पर then है. Can you see this or not? Spotlight दिखा देता हूँ तुम लोगों को मैं, है ना? ये देखो ये if है, if. Can you see this if completely? और ये हमारा यहाँ पर then है, और then के बाद में जो कुछ भी पार्ट यहाँ पर अवेलेबल है, जो कुछ भी अवेलेबल है, मैं यहाँ पर जाता हूँ. Measure angle A plus measure angle C is equals to 90 degree. Can you see this? Yes, no, right? So Yes. these two are the statements. P और दूसरा क्या है? Q. P क्या हो जाएगा? Triangle ABC is right angled at B. Q क्या हो जाएगा? Measure angle A plus measure angle C is equals to 90 degree. If then के लिए आप क्या करेंगे? If then का मतलब implication, है ना? Right? Yes. मैं आप लोगों को फिर लिख कर दिखाता हूँ. ध्यान दो. हाँ, ट्राइंगल ABC is right angled at B. लिखिए आप लोग, सब लोग लिखना चालू करिए. What is P? लिखो. P is triangle ABC is right. मैं बोल रहा हूँ, लिखते चले जाओ. Right angled at B. और Q क्या है? Q measure angle A plus measure angle C is equal to 90 degree. ये आपका Q है ना? अभी क्या बोला गया है? Measure angle, if और then की बात हुई है ना? Yes, no? हमारे पास if और then की बात हुई है. आइए बोर्ड पर आते हैं. Here we have if और then की बात हो रही है सर. तो if P, ये देखिए, आप देख रहे हैं, राइट? तो if P then Q, मतलब सर बहुत सिंपल है. if P then Q. क्लियर? खत्म हो गया सब. प्लीज नोट दिस डाउन. नोट दिस डाउन. So now we'll move to the next question ना. उसी का जो सेकंड पार्ट है. मजा आ रहा है, होप अच्छे क्वेश्चन है. हिमा दास wins gold medal if and only if she runs fast. Now understand this. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं बार बार देखो पॉइंट आउट करने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर देखो दो स्टेटमेंट पहचानना है ना, तो दो बातें करते हैं. ये एक तो ये जो इफ एंड इफ है, ये वाला, ये जो इफ एंड इफ का पूरा मैटर है ना, ये इफ एंड इफ, इसको हम लोग अलग कर देते हैं. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, है ना, इसको तो हमने अलग कर दिया, सॉरी, है ना. अभी हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट्स सेपरेट करते हैं. तो पहला क्या है इधर, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, और दूसरा if and only शी रन्स फास्ट. यस नो? अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? पी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा हिमा, लिखना चालू करिए आप लोग. हिमा दास विंस गोल्ड मेडल. और क्यू क्या हो जाएगा? क्यू शी रन्स फास्ट. बराबर. अभी क्या बोला है देखिए, मैं अब आप लोगों को बोर्ड दिखाने जा रहा हूं. लुक, यस, पक्का. हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, शी रन्स फास्ट. हमको क्या बोला? इफ एंड ओनली इफ ना. पर किसके साथ इफ एंड ओनली इफ है? इसके साथ में कि इसके साथ में? सर इसके साथ में इफ एंड ओनली इफ है ना.
तो P और Q आप कैसे भी लिख सकते हो, इफ एंड ओनली इफ में चलता है। इफ एंड ओनली इफ में आप आगे पीछे लिखोगे चलेगा, इफ में नहीं चलता, इफ देन में नहीं चलता है। इफ देन में आप आगे पीछे नहीं लिख सकते, मतलब P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P, ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन P डबल इंप्लाइज Q और Q डबल इंप्लाइज P, ये बराबर है, ठीक है। तो हियर इट विल बी P डबल इंप्लाइज Q, खत्म हो गया। डबल इंप्लाइज इज नॉट रिटन लाइक दिस, सॉरी, डबल इंप्लाइज ऐसा भी एरो ऐसा भी एरो, इफ एंड ओनली इफ। समझा क्या? प्लीज कंटिन्यू, राइट दिस डाउन। फिर से क्वेश्चन पर जाएंगे। आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन। Now look here. X is not irrational number, but it is a square of an integer. What a beautiful thing. But जो होता है ना, but याद रखो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ जानबूझ के, आप लोग कहीं पर नोट कर लें कि एंड का मतलब बट होता है, एंड का मतलब एंड होता है, एंड का मतलब कहाँ होता है वो हम लिखेंगे अभी, कौन कौन से कनेक्टिव्स जो है वो एंड को दर्शाते हैं। बट फिलहाल अभी बट को आप मान लीजिए कि वो एंड होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, एनोटेट करेंगे हम लोग, राइट। विद दिस कहा गया सबसे पहला x है ना, x इज नॉट अ इरेशनल नंबर, ये पहली बात है ना। और दूसरा इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो अब यहाँ पे मर्जी है हमारी, या तो हम p को लिख दे x इज नॉट एन इरेशनल नंबर पूरा। नॉट इरेशनल का मतलब क्या होता है? चीज इरेशनल नहीं होगी सर, वो रैशनल होगी जनरली। हाँ अभी जरा सुनो, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, चलो लिखना भी आपको चालू कर, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। मान लो हमने लिखा p के बारे में, p को आप लिख सकते हो x इज एन irrational number, ठीक है, x is an irrational number। तो q क्या हो जाएगा, q x is a square of integer। समझा? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन है, सुनना हमने क्या किया है उस बात को समझो। Look at this board, हमारा काम क्या था, x is an irrational number हमने लिखा है, वो क्या बोल रहा है, x is not an irrational number। तो सर नेगेशन p है ना। उसके बाद क्या बोला है, बट इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, मतलब बट इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, खत्म। क्लियर? प्लीज नोट। आई थिंक एटलीस्ट सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, लॉजिकल कनेक्टिव्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सारी बातें दिमाग में कुछ हद तक क्लियर हो चुकी है ना। कुछ हद तक, मैं पूरा नहीं कहता हूँ, बट कुछ हद तक क्लियर हो चुकी है, कोई बात नहीं, सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। अब हम एक ऐसी चीज सीखेंगे जिसको सीखना बहुत जरूरी है। सर व्हाट डज दैट मीन? देखो जब मैं कोई भी स्टेटमेंट लिखता हूँ तो स्टेटमेंट की दो पॉसिबल वैल्यूज होती है, बराबर है, दो पॉसिबल वैल्यूज, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इसको हम कहते हैं ट्रुथ वैल्यू। क्या बोलते हैं? ट्रुथ वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं किसी एक नॉर्मल सिंपल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं एक ही स्टेटमेंट की बात करूंगा, पर जब मैं कंपाउंड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स की बात करूंगा। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, बराबर है ना, पक्का। हाँ तो जरा एक अलग सा सिनेरियो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अगर मैं सारे के सारे ट्रुथ वैल्यूज को एक साथ रख दूं तो उस पूरे अरेंजमेंट को एक साथ रखने के प्रोसेस को हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं, ट्रुथ टेबल बोलते हैं। अब जरा देखो, अब जरा देखना है क्या मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ। अगर मैंने लिखा सिर्फ p, एक स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यूज क्या होंगी सर? सर कुछ नहीं सर, t होगा या तो f होगा, खत्म हो गया।
बराबर है ना? P होगा यार। हाँ, लेकिन मान लो अगर मैं कोई सी कंपाउंड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं तो सर उसमें P और Q दोनों आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ बराबर है सर, ये P और Q दोनों आएंगे तो सर ये दो स्टेटमेंट्स हो गए। पर मैं सही बात बताऊं तो दो स्टेटमेंट्स भी नहीं होते हैं, बट ठीक है फिलहाल दो स्टेटमेंट्स हो गए कि नहीं हो गए। अब ये P और Q की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है सर? तो इसकी वैल्यू ट्रू, इसकी वैल्यू ट्रू, तो एक ऑप्शन ये है कि TT होगा, दूसरा ऑप्शन क्या है सर? ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है कि ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा। चौथा ऑप्शन क्या है कि दोनों फॉल्स होंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने PQ लिखा तो हमारे पास चार कॉम्बिनेशन हो गए, करेक्ट है कि नहीं? यस है ना? जैसे मैंने PQ लिखा हमारे पास ये चार कॉम्बिनेशन जनरेट हो गए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन है, राइट? अब ये जो चार कॉम्बिनेशन हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, इन चारों कॉम्बिनेशन के बाद बात हम खाली P और Q के लिए कर रहे हैं। P और Q का ये वैल्यूज है, पर जब PQ को आप कंबाइन करोगे यूजिंग ऑपरेटर तो एक तीसरा स्टेटमेंट भी तो मिलेगा। अभी तक तो हम खाली दो ही स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, दोनों के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन की वजह से जो तीसरा स्टेटमेंट आपको मिलेगा उसका भी तो कुछ ट्रू फॉल्स वैल्यू होगा, बराबर है ना सर? वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे कंबाइन किया। आपने इसको एंड लगा के कंबाइन किया, और लगा के कंबाइन किया, इंप्लाइज करके कंबाइन किया, या डबल इंप्लाइज करके कंबाइन किया, या आपने नेगेशन करके कंबाइन किया। इट डिपेंड्स। क्लियर? पक्का? अच्छा एक बात और सुन लो, अगर सर PQR हो जाए तब क्या पॉसिबिलिटी है? तभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी है। कैसी सर? कि TTT होगा, नहीं तो फिर TTF होगा, नहीं तो फिर TFT होगा, नहीं तो फिर TFF होगा, नहीं तो फिर यही सारी चीज, देखिए यही सारी चीज या तो FFF होगा। एक काम करो, ऐसे जाते हैं, या तो FTT होगा, या तो FTF होगा, या तो FFT होगा, या तो FFF होगा। सर ये इतना लंबा कॉम्बिनेशन आपको याद कैसे है? तो बड़ा खतरनाक चीज आपने कर दिया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसका मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक समझाऊंगा जिसकी मदद से आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? राइट? बट फिलहाल आप समझो, अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं तो उसका ये ट्रू फॉल्स अपने को मिलेगा, ट्रू कॉमा फॉल्स, है ना? दो में से कोई एक चीज होगी। यहां पर अगर मैंने दो स्टेटमेंट लिखा और वो कनेक्टेड है आपस में, तो उन दोनों स्टेटमेंट की वैल्यू ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट लिखा तो ऐसा हो सकता है। हर स्टेटमेंट के पास इंडिपेंडेंस है ना? तो ऑल दी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज व्हेन दे आर नोटेड in one given table, that table is called as truth table. That table is called as truth table. So what I have written here is nothing but truth values. ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना बेटा, इसका हाईलाइट आप जब लिखोगे, इसका जब हेडिंग आप लिखोगे तो इस सर ये क्या चीज है आप ऊपर लिखना, मैं नीचे लिख रहा हूँ, है ना? दिस इज कॉल्ड एज ट्रुथ वैल्यूज। ट्रुथ वैल्यूज, प्लीज नोट दिस, just note this. These are called as truth values. फॉल्स नाम की कोई चीज नहीं होती, ट्रुथ का न होना ही फॉल्स है। अंधेरा नाम की कुछ नहीं होती, कोई चीज नहीं होती, उजाले का न होना ही अंधेरा है। कुछ नहीं होता, there is no color called as black. When there is no color, it is black. Black है। Black is the absence of every color. That is why concept of black hole, but there is no energy evidently. Black में जब कलर मिलाते हैं, Just note this down, everybody. Black में रेड मिला देंगे, ब्राउन मिल जाएगा। Here we go. Here we go with the definition of truth table. What is truth table? A table consisting of all possible truth values. ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है? A table consisting of all possible truth values. किसकी सर possible truth values? Of the simple and resultant compound statements is called as truth table. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मुझे बोले, सुना, अगर कोई मुझे बोले सर P का
please make the truth table of, I'm writing here, truth table of P. ये पहली बात है. If somebody stands up and says sir please make the truth table of P, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे P लिखूंगा, है ना, एक ऐसा लाइन बनाऊंगा, एक ऐसा लाइन बनाऊंगा, ऐसा बंद करूंगा, इसको यहाँ से बंद करूंगा, टू ट्रू एंड फॉल्स, खत्म हो गया सर, खत्म, ट्रूथ टेबल ऑफ P. समझे आप? सर अगर कोई बोलता है सर प्लीज मेक द ट्रूथ टेबल ऑफ P and Q, this is now interesting. Why? क्योंकि सर यहाँ पे अभी दो सिंपल स्टेटमेंट्स आ गए सर, P Q, और तीसरा एक कंपाउंड स्टेटमेंट आ गया, है ना, तो हमारे पास यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स हैं. सर कौन से जरा देखेंगे आप, है ना, और बहुत मजा आएगा. जस्ट लुक हियर, here we go, right? So we have got P, we have got Q, and third is we have got P and Q. P and Q. Clear? अब जरा ध्यान से देखेंगे मैं क्या करने जा रहा हूं. And this is going to be one of the major steps that you need to understand. Right? अब पी क्यू का मुझे ट्रुथ टेबल यहाँ पर लिखना है. सबसे पहले इसका तो हम बाद में लिखेंगे, पहले हम सिंपल स्टेटमेंट्स का लिख लेते हैं. तो अब मैं एक शॉर्टकट आपको बता दूं. अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं और हर स्टेटमेंट दो वैल्यू ले सकता है, हर स्टेटमेंट दो वैल्यू ले सकता है, तो टोटल जो आपके पास पेयर्स आने वाले हैं वो 4 आएंगे. अगर 3 स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं तो टोटल पेयर 4 आएंगे. 3 स्टेटमेंट्स हैं तो टोटल पेयर 8 आएंगे. 4 स्टेटमेंट है तो टोटल पेयर 16 आएंगे. कैन यू सी दिस? पक्का? तो एक चीज याद रखना, अगर मैं n इज द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? सो इफ, ये नोट हो गया आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट हो गया. क्या हो गया ये नोट? कि इफ n is the number of simple statements, number of simple statements, तो ये जो आप टेबल बनाओगे ना, इस टेबल में then total number of rows, total number of rows will be equal to 2 raised to n. सर हाँ देखो ना, 2 raised to 2 4, 2 raised to 3 8, 2 raised to 4 16, एक था तो 2 raised to 1 2, so it is 2 raised to n. This is very important note that you guys need to remember, right? अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे 2 है ना, तो टोटल 4 होंगे सर. अच्छा सर ये 4 लिखने का कैसा? 4 लिखने का कोई तो तरीका होगा ना, है ना? तो 4 कभी भी आपको लिखना है, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो. 10 तो होते नहीं, 16 होंगे, या तो 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, या तो 32 होगा, लाइक दैट इट इज गोइंग टू बी. तो 4 8 16 नहीं तो 32, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम इसका हाफ करेंगे, जो भी होगा. तो मान लो ये अभी 4 होना है ना, तो इसका हाफ करेंगे. 2 होता है ना, 2 होता है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ट्रू लिखेंगे और 2 फॉल्स लिखेंगे. कैन यू डू दिस? इट्स वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे, 2 ट्रू लिखेंगे और 2 फॉल्स लिखेंगे. सर उसके बाद इसका ठीक आधा यहाँ पर करेंगे. तो यहाँ पे 2 ट्रू है ना, तो यहाँ पे आएगा 1 ट्रू और 1 फॉल्स. फिर यहाँ पे आएगा 1 ट्रू 1 फॉल्स. समझे कि नहीं समझे? है ना? तो जो भी जितने भी टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे, आधा टी आधा एफ, फिर आप लाइन से आधा आधा करते जाओगे. आधा आधा मतलब उसका आधा उसका आधा. जैसे यहाँ पे अगर मान लो पी क्यू आर होता, तो यहाँ पे आप 4 टी 4 एफ, 4 का आधा 2 होता है, 2 टी 2 एफ 2 टी 2 एफ, उसका आधा 1 होता है. तो टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ. क्लियर है? इस तरह से आप आगे जाते. इस बात को आप दिमाग में बिठा लो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लिसन. क्लियर? ये कैसे बनता है ये आ जाना चाहिए समझ में.
राइट अब चलो जरा हम लोग एंड को समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ट्रुथ टेबल खाली एंड का ना पूछा जाए, है ना, कोई आकर के पूछ सकता है सर व्हाट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ, और पूछ सकता है ना, राइट, कोई ये भी पूछ सकता है सर व्हाट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ ये, है ना, सर व्हाट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ ये। मैं सारे ट्रुथ टेबल को एक ही में कंबाइन कर रहा हूं, सो जस्ट लिसन हियर एंड बी वेरी केयरफुल, ठीक है, बराबर। तो ये आपका पी एंड क्यू हो गया, इसके बाद हम पी और क्यू भी यहीं पर बना देंगे, विल ट्राई टू यू नो मिनिमाइज द स्पेस एंड जस्ट मेक इट इन वन टेबल इटसेल्फ, ताकि आप लोग को भी समझने में आसानी हो। फिर हम यहीं पर P इम्प्लाइज Q बना देंगे, और फिर हम यहीं पर P डबल इम्प्लाइज Q भी बना देंगे। क्लियर, पक्का, यहीं पे हम सब कुछ अभी बना देंगे, बस ध्यान देना। एंड का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैं और का मतलब आइदर होता है नहीं, हाँ? और का मतलब इधर मुझे मतलब लिखना है कि आज देंगे नहीं तो कल देंगे, मतलब एंड इनटू होता है, नहीं बता रहा। एंड इनटू होता है, और जो है वो एडिशन होता है। ये बिहेवियर बता रहा हूं, ऐसे ये लोग बिहेव करते हैं, बाकी काम बाद में देखेंगे, ठीक है। एंड इनटू जैसा बिहेव करता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने बोला कि P एंड Q होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए एंड ये होना चाहिए, तो दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली आप क्या बोल दोगे कि ये कंडीशन गलत हो गया। जैसे एग्जांपल, एक आदमी रोटी खाना चाहिए, एक आदमी सब्जी खाना चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि ये कंबाइन करो, तो आप क्या बोलोगे, वो आदमी रोटी एंड सब्जी दोनों खाना चाहिए, इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ। तो अगर मान लो उसने रोटी नहीं खाया तो रोटी एंड सब्जी का केस फेल हो गया। अगर मान लो उसने सब्जी नहीं खाया तो भी रोटी एंड सब्जी का केस फेल हो गया। अगर मान लो उसने रोटी सब्जी दोनों नहीं खाया तो भी फेल हो गया। मतलब इसको पास होने के लिए जरूरी है कि दोनों ट्रू हो, दोनों रोटी भी खाना चाहिए सब्जी भी खाना चाहिए, तभी जाके ये ट्रू होएगा। समझे नहीं समझे? इट इज लाइक दिस कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा, बाकी केस में फॉल्स होगा। कंसिडर ट्रू टू बी इक्वल टू 1 एंड फॉल्स टू बी इक्वल टू 0। दिस इज अ शॉर्टकट आई एम गिविंग यू। Consider true to be equal to 1 and false to be equal to 0 and multiply. So here it is 1 1 0 0, here it is 1 0 1 0। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 into 1 1, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू। अच्छा सर 1 into 0, सर 0, 0 मतलब फॉल्स, है ना, राइट। सर 0 into 1 0 एंड 0 into 0 अगेन 0। बात समझ में आ रहा है? तो ट्रू जो है वो सिर्फ एक ही केस में ट्रू होता है, बाकी सारे केस में फॉल्स होता है, ठीक है। एंड के केस में बोल रहा हूं, एंड के सिनेरियो में सिर्फ P, ये पूरा का पूरा आपका कंपाउंड स्टेटमेंट सिर्फ एक ही केस में ट्रू होता है, बाकी सारे केस में फॉल्स होता है। क्लियर हुआ? चलो अब हम लोग अगले पार्ट में जाते हैं। जरा P और Q पे आ जाइए आप। P और Q प्लस है, ठीक है। तो 1 + 1 0 होता है क्या? नहीं सर 2 होता है। तो 2 इज ग्रेटर देन 0, तो मैं उसको फॉल्स नहीं बोलूंगा, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स, है ना। तो फॉल्स तो नहीं, ये पक्का हो गया। अब ज्यादा है ना, तो चलो ठीक है, इसको हम T बोल देते हैं, इसको हमने T बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि 0 नहीं है, 0 इज फॉल्स, 0 के अलावा ट्रू। अच्छा सर 1 + 0 1 होता है सर, तो ये भी ट्रू हो गया। 0 + 1 सर ये भी ट्रू हो गया। 0 + 0 सर 0 फॉल्स हो गया। और जो है वो सिर्फ एक केस में फॉल्स होता है, बाकी हर जगह पर ट्रू होता है। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। एंड जो है वो सिर्फ एक जगह पर ट्रू होता है, बाकी सब जगह पे फॉल्स होता है। सर ये लॉजिक कैसे आपको समझाए? एंड की मदद, इनटू की मदद से, ठीक है, बराबर। ये जो है वो प्लस की मदद से समझा, मैंने T को 1 मान लिया और F को 0 मान लिया, ठीक है, बराबर। ये हो गया आपका लॉजिकल तरीके से, आप याद कर लो। अब जो बच्चे इसको एक्चुअली समझना चाहते हैं, जो बच्चे इसको कंसेप्चुअली समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। ये सबको नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो लॉजिकली समझना चाहते हैं इसको एक्चुअली सर क्या है, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
आई एम गोइंग टू राइट विथ रेड एंड ब्लैक मार्कर, ठीक है। तो P हो गया राइटिंग विथ रेड मार्कर, Q हो गया राइटिंग विथ ब्लैक मार्कर, और मुझे ये वाला जो सीन है ये क्या बोल रहा है, आई एम राइटिंग विथ रेड एंड ब्लैक मार्कर। तो एंड का मतलब क्या हो रहा है कि मुझे दोनों मार्कर यूज करना है। अगर मैंने एक भी मार्कर, ये भी मार्कर यूज करना है, ये भी मार्कर यूज करना है, तो जब मैं ये मार्कर यूज करूंगा तो P मेरा ट्रू हो जाएगा, जब ये मार्कर यूज करूंगा तो Q मेरा ट्रू हो जाएगा। अगर मैं दोनों में से कोई एक भी मार्कर यूज नहीं करता हूं तो मेरा एंड फेल हो जाएगा, क्योंकि एंड का मतलब क्या होता है, दोनों, ठीक है। तो P एंड Q मुझे दोनों यूज करना है, मतलब मेरा दोनों ट्रू होना चाहिए। जब दोनों ट्रू होगा तो ही मैं ट्रू होऊंगा, नहीं तो फिर फॉल्स होऊंगा। अब जरा और का केस देखते हैं। अभी मैं बोलता हूँ आई वांट टू राइट विथ रेड मार्कर और ब्लैक मार्कर, रेड मार्कर और ब्लैक, इसका मतलब मैं रेड यूज करूं ब्लैक यूज नहीं करूं चलेगा, कोई बात नहीं है ना। तो रेड यूज करूं मतलब T, ये रेड है ना T, और ब्लैक यूज नहीं करूं मतलब फॉल्स, तो सर TF है ना, चलेगा, चलेगा मतलब ये देखो यहां आ गया T, दिख रहा है, चलेगा TF चलेगा। उसी तरह से FT भी चलेगा। मैं रेड नहीं यूज करता, चलो ब्लैक यूज करूंगा तो भी चलेगा, तो F आ गया। मैं ना रेड यूज करूंगा ना ब्लैक यूज करूंगा तो फिर तो नहीं चलेगा, क्योंकि क्या बोला है मैंने, ब्लैक और रेड में से कोई ना कोई यूज करना है। मैं दोनों यूज नहीं कर रहा हूं, ये तो गलत हो गया सर, इसलिए फॉल्स। सर मैं दोनों यूज कर रहा हूं, अच्छी बात है, ट्रू, क्लियर, राइट। तो ये जो और है ना, और वो खाली इस स्पेशल सीन में जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स होता है, एंड जब दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू होता है। जस्ट गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, क्लियर हो गया, पक्का। चलो अभी जरा इफ P एंड देन Q की बात करते हैं। इफ P देन Q, वो रमेश वाला एग्जांपल याद है क्या आप लोग को, रमेश इज अ गुड बॉय, ही प्लेज क्रिकेट, P एंड Q है ना। तो रमेश इज गुड बॉय, ही प्लेज क्रिकेट, बराबर है ना। अभी इसके हिसाब से ये क्या है, ये क्या है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रमेश इज अ गुड बॉय, ये क्या बोल रहा है, रमेश इज अ गुड बॉय, ये क्या बोल रहा है, रमेश इज नॉट अ गुड बॉय, ये क्या बोल रहा है, रमेश इज नॉट अ गुड बॉय, ये क्या बोल रहा है, ही प्लेज क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, बराबर है ना, यस नो, राइट, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, है ना। अभी जरा इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी ये क्या बोल रहा है, इफ रमेश इज अ गुड बॉय देन ही प्लेज क्रिकेट, बराबर है। तो इसने क्या बोला, अगर रमेश अच्छा लड़का है तो क्रिकेट खेलेगा। अच्छा अगर रमेश गंदा लड़का है तो क्या वो क्रिकेट खेलेगा कि नहीं खेलेगा, सर पता नहीं, इसके बारे में तो बात ही नहीं की गई है। इसने क्या बोला है, इफ रमेश इज अ गुड बॉय ही विल प्ले क्रिकेट, मतलब अगर वो गुड बॉय है तो क्रिकेट खेलेगा, अगर वो गुड बॉय है और क्रिकेट नहीं खेलता है तो मैं गलत हूं, मेरा स्टेटमेंट गलत है, बराबर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इफ इज अ गुड बॉय एंड ही प्लेज क्रिकेट, इफ इज अ गुड बॉय देन ही प्लेज क्रिकेट, ये मेरा यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेटमेंट का मतलब है। तो अगर वो अच्छा लड़का है तो वो क्रिकेट खेलता है, करेक्ट, अगर वो मतलब ट्रू, अगर वो अच्छा लड़का है और क्रिकेट नहीं खेलता है, माई स्टेटमेंट इज फॉल्स। सर अगर वो गंदा लड़का है और वो क्रिकेट खेलता है, ट्रू, क्योंकि मैंने बात ही नहीं की उसके बारे में, है ना। अगर वो गंदा लड़का है और वो क्रिकेट नहीं खेलता है, आप सीन को समझ रहे हो ना, तो भी ट्रू, क्योंकि उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं की। मतलब ये हो रहा है कि मैं P इम्प्लाइज Q के सीन में जब जाता हूं तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। वो क्या बोलता है कि अगर वो अच्छा लड़का है तो वो क्रिकेट खेलेगा, सही बात है, अगर वो अच्छा लड़का है तो क्रिकेट नहीं खेलेगा, गलत बात है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि खेलेगा और आप बोल रहे हो नहीं खेलेगा, तो गलत हो गया। अच्छा वो अच्छा लड़का नहीं है तो भी क्रिकेट खेलेगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने इसके बारे में तो बात ही नहीं की थी कि अगर वो अच्छा लड़का नहीं है तो क्या होगा, है ना। अगर वो अच्छा लड़का नहीं है तो वो क्रिकेट नहीं खेलेगा, कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है ना। तो अच्छा लड़का नहीं है तो मेरे पास उसका कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब जब P फॉल्स होता है, जब P फॉल्स होता है तो इसको ट्रू होना ही है, क्योंकि ये P के फॉल्स होने की बात ही नहीं करता, है ना। तो ये सिर्फ किसको चेक करता है, जब P ट्रू है, तो P ट्रू है मतलब ये दोनों केस को चेक करता है ना। P ट्रू है तो Q ट्रू होना चाहिए, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स हो गया तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। चलो सर डबल इंप्लाइज पे आते हैं। डबल इंप्लाइज दोनों पे कंडीशन डालता है, इफ P देन Q, इफ Q देन P।
समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? डबल इंप्लाइज दोनों पे कंडीशन डालता है कि अगर अच्छा लड़का है तो क्रिकेट खेलेगा, और अगर क्रिकेट खेलेगा तो अच्छा लड़का है। इसका मतलब कि अगर वो गंदा लड़का है तो क्रिकेट नहीं खेलेगा। समझना है क्या? ऐसा ये बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? अगर अगर पी अच्छा लड़का है तो ही वो क्रिकेट खेलेगा। अगर पी अच्छा लड़का है तो ही वो क्रिकेट खेलेगा, और उसको क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। डबल इंप्लाइज, डबल कंडीशन है कि अगर वो क्रिकेट खेल रहा है इसका मतलब है कि वो अच्छा लड़का है। समझ रही बात? पक्का? यानी कि अगर ये टी है तो इसका टी होना कंपलसरी है। दिस इज व्हाट इट इज। अगर वो अच्छा लड़का है तो उसको अच्छा क्रिकेट, मतलब उसको क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। दिस इज ट्रू। अगर वो अच्छा लड़का है तो क्रिकेट नहीं खेलेगा, ये फॉल्स हो गया। अगर वो अच्छा लड़का नहीं है तो भी क्रिकेट खेलेगा, ये भी फॉल्स हो गया। अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है ना 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 ना, इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन इसने फिक्स कर दी कि अच्छा लड़का है तो ही क्रिकेट खेलेगा, मतलब बुरा लड़का तो क्रिकेट नहीं खेल सकता, और अच्छा लड़का है तो उसको क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। राइट? यस। तो अगर वो अच्छा लड़का होकर क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो फॉल्स। अगर वो बुरा लड़का होकर क्रिकेट खेल रहा है, ये देखो, बुरा लड़का होकर क्रिकेट खेल रहा है तो भी फॉल्स। तो अगर वो बुरा लड़का है तो उसको क्रिकेट खेलने का परमिशन नहीं है। यस, दिस इज ट्रू। मुझे उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसलिए मैंने एकदम लोकल एग्जाम्पल लिया। एकदम ही लोकल एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के लिया ताकि ये बात बहुत अच्छे से समझ में आए। रमेश और क्रिकेट वाली मैं इसको मिटा देता हूं, और यहाँ पे एक और कंपाउंड स्टेटमेंट लिखता हूं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लोग लिख सकते हो, है ना? दैट इज नेगेशन पी। ये देखिए, नेगेशन पी। नेगेशन पी का मतलब होता है उल्टा। सर इसका मतलब अगर ये टी है तो ये एफ हो जाएगा, अगर ये एफ है तो ये टी हो जाएगा, खत्म हो गया। क्लियर है ना? इसको मैं बोलूंगा ट्रुथ टेबल ऑफ नेगेशन पी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। पक्का? तो ये बात आपको दिमाग में बिठा कर रखनी है कि P एंड Q जो हमने यहाँ पर लिखा, P इंप्लाइज Q जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें एक ही केस में फॉल्स आता है। ठीक है? इसको P के फॉल्स होने पे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर P फॉल्स है, अगर पहला एलिमेंट फॉल्स है तो ये पक्का T होगा। पहला एलिमेंट अगर ट्रू है तो वो सोचेगा कि मुझे ट्रू होना है कि फॉल्स होना है। तो पहली बात ये आप याद रख लो कि ये जो है, ये P इंप्लाइज Q, ये सोचना ही तब शुरू करता है जब पहला एलिमेंट ट्रू हो। अगर पहला एलिमेंट फॉल्स हो गया तो ये सोचना बंद कर देता है और सब कुछ ट्रू बोल देता है। देखिए, पहला एलिमेंट फॉल्स हुआ तो इसने सोचना बंद करके ट्रू बोल दिया। जैसे ही पहला एलिमेंट ट्रू होता है तब ये सोचना शुरू करता है कि मुझे ट्रू होना है कि फॉल्स होना है। अगर पहला एलिमेंट ट्रू है तो सेकंड वाले पे डिपेंड करता है। तो अगर पहला एलिमेंट ट्रू है तो जो सेकंड वाला होगा वही इसका वैल्यू होगा। मतलब सेकंड वाला अगर टी होगा तो ये भी टी होगा, सेकंड वाला अगर एफ होगा तो ये भी एफ होगा। ये एनालिसिस है, इसको आप दिमाग में बिठाओ, एकदम जोरदार तरीके से बैठो इस टेबल के साथ और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बराबर? इसकी अगर हम बात करें, इसकी बात, ये बहुत मस्त बात करता है। ये बोलता है मैं सिर्फ तभी ट्रू होऊंगा जब दोनों साइड सेम सेम होगा। मतलब अगर दोनों ट्रू होंगे तो भी मैं ट्रू होऊंगा, दोनों फॉल्स होंगे तो भी मैं ट्रू होऊंगा। अगर उसमें से एक भी ऊपर नीचे है, जैसे ट्रू फॉल्स है या फॉल्स ट्रू है, तो मैं फॉल्स हो जाऊंगा। व्हाट एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो। वाह, समझ में आ रही बात? तो अगर दोनों सेम है, अगर दोनों का ट्रुथ वैल्यू सेम है तो ये जो है वो ट्रू होगा। अगर दोनों के ट्रुथ वैल्यू में अंतर है तो ये फॉल्स होगा। ये जो है, ये वाला, ये सिर्फ तभी काम करेगा या सिर्फ तभी सोचेगा जब पहला वाला ट्रू होगा। अगर पहला वाला फॉल्स हो गया तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, आगे बात ही नहीं करनी है। अगर पहला वाला ट्रू होगा तो जो दूसरे वाले का वैल्यू होगा उसका यही वैल्यू हो जाएगा। जैसे दूसरे वाले का वैल्यू देखिए यहाँ पे टी था तो इसका वैल्यू टी हो गया, दूसरे वाले का वैल्यू यहाँ पे एफ था तो इसका वैल्यू एफ हो गया। कैन यू सी दिस? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल। और एंड और की तो सर बात ही नहीं करनी, इतना सिंपल है, हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी किया था। यू गाइस रिमेंबर? एंड को हम लोग इनटू करते हैं और को हम लोग ऐड करते हैं, बात खत्म हो गई। प्लीज नोट दिस टेबल डाउन, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टेबल, जस्ट डू इट। बहुत मजेदार चीज है। नेगेशन उल्टा कर देता है, जस्ट नोट द एंटायर टेबल।
जो भी मैंने इस बोर्ड पे लिखा है जस्ट नोट करो। बाकी लोग पॉज करके रोड करेंगे, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लोग पॉज कर ले एंड देन यू पीपल स्टार्ट नोटिंग इट अप। हाँ, टी एंड टी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रूथ वैल्यू के नाम पर, तो टी एंड टी का ट्रूथ वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगा, टी बनेगा सर। अच्छा, टी एंड एफ अगर मैंने आपको दिया तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या बनेगा सर, एफ बनेगा, क्योंकि एंड का मतलब इनटू होता है ना सर। एफ एंड टी अगर मैंने दिया तो क्या बनेगा सर, तो भी एफ बनेगा। एफ एंड एफ मैंने दिया तो भी एफ बनेगा, है ना। ये प्रैक्टिस आप लोगों को बैठ करके करनी है, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू जस्ट ट्रूथ वैल्यूज, है ना, राइट। तो ये इस तरीके से या आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए कि मैंने अगर इफ टी देन एफ रखा है ना, तो मैंने क्या कहा था, सिचुएशन यहीं से शुरू होता है, यहीं से है ना, बराबर। तो अगर ये टी रहेगा तो इम्प्लाइड स्टेटमेंट सोचेगा, क्या सोचेगा, जो सेकंड वाला रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। अगर सर ये एफ हुआ तो आगे सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, ये सीधा सीधा टी हो जाएगा, झंझट ही खत्म। अगर ये एफ हुआ और ये भी एफ, सोचना ही नहीं है सर, इधर टी हो जाएगा। अगर ये एफ हुआ तो इम्प्लाइज आपको टी ही देगा, कुछ और देगा ही नहीं। अगर ये टी हुआ तो फिर ये सोचेगा कि मुझे करना क्या है ना। तो अगर ये टी हुआ तो इम्प्लाइज वो देगा जो सेकंड स्टेटमेंट होगा। एफ होगा तो ये भी एफ होगा, सेकंड टी होगा तो ये भी टी होगा, है ना। डबल इम्प्लीकेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था कि डबल इम्प्लीकेशन का रूल ये होता है कि दोनों अगर सेम है, जैसे टीटी है या एफएफ है, तो फिर ये दोनों ही केस में अपने को टी देगा। और अगर मान लो दोनों सेम नहीं है, जैसे एग्जांपल ये टीएफ है या फिर एफटी है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको एफ जनरेट करके दे देगा। दीज आर फ्यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रही बात, है ना। तो ये भी पार्ट आप लोगों को प्रैक्टिस करके बढ़िया से एनालाइज करके दिमाग में बिठा लेते हैं, और दिमाग में बिठा के फिर ये काम करना है। इसको नोट करो जरा से, जल्दी 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 फटाफट नोट करो। ये आपका एक तरह से देखा जाए तो इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल ले लो, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस ले लो, या जो भी लेना है जल्दी से नोट करो इसको। ट्रूथ वैल्यूज फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट्स, फटाफट। इसके बाद मैं आप लोगों को लॉस सिखाऊंगा। Now we will be looking at some numericals, sums. Okay, very interesting. Just look at this. Yes, these are simple statements maybe. Yes, and the compound statement also. You have to write the truth values of these statements. Okay. Yes, so we'll start from here. सबसे पहला राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर मैं एनोटेट करता हूं तुम्हारे लिए स्ट्रेट लाइन। ये देखो यहां पे क्या है, 4 इज ऑड, दूसरा क्या है, 1 इज प्राइम। यस नो, है ना। 4 इज ऑड, 1 इज प्राइम, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को मिला के कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया गया है। तो आप क्या लिखेंगे, लेट पी कोलन, कोलन मतलब दो डॉट जो हम लोग डालते हैं, 4 इज ऑड, उसके नीचे क्यू 1 इज प्राइम। लिखना शुरू करें, पी 4 इज ऑड, क्यू 1 इज प्राइम। और बोला क्या है कि आपका जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट जो आपका है वो है क्या, दिख रहा है। वो बोल रहा है P 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम ना, तो और का मतलब क्या हो रहा है,
P और Q, yes कि नो, राइट, यस, P और Q, ये आपको वैल्यू निकालने का है। अभी मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ, इसका वैल्यू आप निकालोगे कैसे, इसका ट्रूथ वैल्यू निकालने का है ना। अभी मुझे एक बात बताओ, P4 इज ऑड, ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर ये ना फॉल्स है, ऐसे ही लिखना है। 1 इज प्राइम, फॉल्स है, क्यों? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा, F और F, 0 प्लस 0, F को 0 बोलते हैं ना हम लोग, इज इक्वल टू 0, है ना। देयरफॉर P और Q implies F, and this is what the answer is. समझा? आप लिख सकते हो hence 4 is odd or 1 is prime has truth value as F, and that's your answer. Beauty. I hope it is understood. Just note this down quickly. रिकॉर्डिंग वाले पॉज करके रिकॉर्ड नोट करें। Now we are going to move to the next question from here. So share screen. Okay. 64 is a perfect square. 64 is a perfect square, 46 is a prime number, बीच में एंड है ना। I hope it's again very much clear with all of you. क्या सर, यही 64 is a perfect square, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, 46 is a prime number. तो इन दिस सिनेरियो 64 is a perfect square और 46 is a prime number में ये A हो गया, ये B हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये एंड हो गया। सेम तरीके से आप लोग ये सम करिए। चलो स्टार्ट। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको लिखिए P, लेट P कोलन 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ट्रुथ वैल्यू के लिए 3 लाइन मार के 3 इक्वल जैसा राइट T। 46 इज अ प्राइम नंबर, फॉल्स। नीचे क्या आ जाएगा, P एंड Q विच इज P एंड F। P एंड F क्या होता है, फॉल्स। दैट्स ऑल, इट इज डन। प्लीज डू इट, do it. एक सवाल करूं क्या मैं, लिखना चालू करें। लेट P, उसका कोलन डालना है। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। $64 is a perfect square. Q, 46 is a prime number। और आपको फाइंड क्या करना है, एंड बोला है ना, तो P एंड Q है ना, इक्विवेलेंट है उसके आगे लिखा हुआ। हम जरा इक्विवेलेंट की दुनिया में जाते हैं, एक बार देख लो जरा सा। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ट्रू। 46 इज अ प्राइम नंबर क्या होता है, फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा, P एंड F। P इज 1, F इज 0, 1 इंटू 0 0, तो ये आपको क्या मिलेगा, F। तो P एंड Q क्या हो गया, F। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हेंस वो पूरा स्टेटमेंट लिखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हैज ट्रुथ वैल्यू F, खत्म। क्विक, हैज ट्रुथ वैल्यू आपका F हो जाएगा, बात खत्म हो गई। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। Recording people can pause. By the way, it is very simple. No need to pause. You can proceed ahead. I'm again sharing the screen. Look here. Next question. अब मैं लिखूंगा नहीं, because I expect कि आप लोग को इतना तो अब आई गया। हर सब नहीं कराऊंगा मैं।
आई डोंट लाइक दैट प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स इसके लिए नहीं होता, स्पून फीडिंग नहीं करना है हमको। नाउ लुक हियर, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94, मतलब 7 के टेबल में 94 आता है, 7 इज फैक्टर ऑफ 94, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, जो कि सही भी है कि गलत है? करेक्ट नहीं आता है सर, फॉल्स है, एफ है। अच्छा 5 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना, 5 इज अ नंबर, तो आपका क्या आएगा आंसर? तो आप पहले वाले को, इसको फर्स्ट वाले को आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट वाले को आप, फर्स्ट वाला आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फर्स्ट वाले को आप क्या बोलेंगे? जो फर्स्ट वाले को आप क्या बोलेंगे? P, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? Q, तो फर्स्ट वाले को P, सेकंड वाले को Q, P एंड Q, तो P आपका T है और सेकंड आपका F है, तो T एंड F, F होता है, खत्म हुआ। इसके बाद का सम बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या जबरदस्त तरीके से फ्रेम किया है कि आप परेशान हो जाओगे। इट इज नॉट ट्रू, देखो कितना बढ़िया लिखा गया है, आहा, इट इज नॉट ट्रू दैट, दिख रहा है क्या पूरा? इट इज नॉट ट्रू दैट, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है, सुन लो आप, इसका मतलब क्या होता है, मैं आप लोग को यहाँ पर लिखकर दिखा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। प्लीज प्लीज सी हियर, जस्ट 1 सेकंड। ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 5 - 3 आया, देख रहा है, ये दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, ये वाला यहाँ से लेकर ए यहाँ तक, समझ आ रही क्या बात की है मैंने? ए ये वाला पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ पूरा, क्लियर और टू बी बेटर। ये देखिए सर, प्लीज लुक हियर, यहाँ से लेकर ए यहाँ तक, 5 - 3 इज अ रियल नंबर, इसका जो भी वैल्यू आएगा, मेरी बात समझना है क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इसका जो भी वैल्यू आएगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा, है ना, बराबर, वो ट्रू नहीं है, वो ट्रू नहीं है, मतलब अगर ये फॉल्स आएगा तो फॉल्स, और ट्रू आएगा तो ट्रू सही नहीं है, फॉल्स सही नहीं है इसका मतलब सही है, और ट्रू सही नहीं है इसका मतलब फॉल्स सही है। तो ये जो आप ये स्टेटमेंट यहाँ पर देख रहे हो ना, ये बड़ा अच्छा सा जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज नॉट ट्रू दैट, इसका मतलब होता है नेगेशन, इसका मतलब क्या होता है? नेगेशन। और ये जो आप ब्रैकेट के अंदर देखे हो, जो मैंने यहाँ पे छोटा सा बार ब्रैकेट जैसा कुछ बनाने की कोशिश की है ना, 5 - 3 इज द रियल नंबर, ये एक स्टेटमेंट। सो यू राइट नाउ, स्टार्ट राइटिंग, लेट घंटेश्वर, हाँ, कुछ घंटे में ही बजा दी, लेट द स्टेटमेंट 5 घंटे नाशे, व्हाट, हमने पापा के अकाउंट में 600 रुपए डाले, गूगल पे रिवॉर्ड्स में थे, पापा ने किए ही नहीं थे। let 5 - 3i is a real number, स्टेटमेंट P, और इट इज नॉट ट्रू बोला है ना, तो इट इज नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेगेशन P। अभी 5 - 3i इज अ रियल नंबर, ये फॉल्स है, बिकॉज 5 - 3i एक्चुअली क्या है? 5 - 3i एक्चुअली क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, so you'll have it as negation of f, which is obviously equal to t, so negation, तो आंसर क्या आएगा? hence it is not true that 5 - 3i is a real number, has truth value as
एस टी। समझ में आ गया आप लोग को बात? मैं आप लोग को एक काम करता हूँ, बोर्ड ही दिखा देता हूँ, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। This is the board. P 5 minus 3i is a real number, is false. हमको चाहिए negation P, which is negation of false, which is true. Hence, it is not true that 5 minus 3i is a real number has truth value as P. Clear? This is a very good paradoxical statement. Please note this down. It's very interesting. Now from here we'll be proceeding. Yes, no? The next question. Look at this now. If, then, can you see this? There are two statements. If, then. Say surrounded, there are two statements. So first statement is 3 into 5 is equal to 8. ये पहला है. दूसरा क्या है? 3 plus 5 is equal to 15. ये दूसरा statement है. दो statements है सर. और यहाँ पे if और then लगा हुआ है. अपने को मालूम है ना? तो P क्या हो जाएगा? 3 into 5 is equals to 8. उसका वैल्यू कितना है? F. Q क्या हो जाएगा? 3 plus 5 is equals to 15. उसका वैल्यू कितना है? वो भी F. है ना? तो if then है ना? if then के लिए हमने क्या सीखा है सर? implies को हम if then बोलते हैं. implies को हम if then बोलते हैं. जरा यहाँ पर आप लोग देखिए, है ना? I'll write here let. चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, बोर्ड आप लोग को दिखाई देता हूँ, है ना? So that will be better I think. Okay. Let P 3 into 5. Just 1 second now, 1 second. हाँ, 3 into 5 is equal to 8 और Q 3 plus 5 is equals to 15. Actually उल्टा दिया हुआ है ना? If then बोला हुआ है, मतलब कि if P then Q, ये आपसे पूछा गया है. तो जरा हम इन दोनों को देख लेते हैं, पहले वाले को, ठीक है ना? ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है. P implies Q पूछा गया. पहले हम इन दोनों को देखते हैं. P जो है सर वो फॉल्स है और Q जो है ना सर ये भी फॉल्स है. तो इसका मतलब हमको F implies F पूछा गया है. इम्प्लीकेशन में काम सिर्फ तब होता है, सोचा तब जाता है जब पहला वाला T हो. लेकिन सर यहाँ पे पहला वाला F है. जैसे ही पहला वाला F आता है हम लोग शांति से आंसर में T लिख देते हैं. तो आपका P implies Q जो है वो क्या हो गया? ट्रू. खत्म. तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हेंस, है ना? स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हेंस इफ 3 into 5 is equals to 8, then 3 plus 5 is equals to 15 has truth value as P. इसके पहले का चीज याद रखना, उसमें इट इज नॉट ट्रू लिखा था. बहुत इंटरेस्टिंग था वो सीन जो हमने पीछे का प्रॉब्लम किया. जस्ट नोट दिस डाउन क्विकली. इसको नोट करिए आप लोग. इसको जल्दी जल्दी आप लोग नोट करेंगे. So I'll proceed to the next topic now. Next topic is the next question. Same topic, but next question. It's interesting. Now look here. Milk is white if only if sky is blue. क्या बात है सर? अभी समझ में आ रहा है क्या?
मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। ये बड़ा अच्छा सीन है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था, बट वो सीन सिनेरियो, इस सिनेरियो में डिफरेंस देखो क्या है। हमको इसका पूरी तरह से ट्रूथ वैल्यू निकालना है, राइट? तो क्या करेंगे हम, लेट पी बी द मिल्क इज वाइट, क्यू बी द स्काई इज ब्लू, और दोनों टी है, दोनों टी। इफ एंड ओनली इफ में जब दोनों टी होते हैं तो हमारा आंसर टी आता है, तो आपका ट्रूथ वैल्यू यहाँ पर टी आ जाएगा। क्या लिखेंगे आप, पी लिखेंगे, पी। सो लेट पी बी मिल्क इज वाइट, क्यू क्या होगा, स्काई इज ब्लू, है ना? चलो अभी हम लोग जरा बोर्ड देखते हैं, लेट्स सी द बोर्ड। लुक हियर, हमको बोला है इफ एंड ओनली इफ ना, ये क्या है, पी, ये क्या है, पी, तो ये क्या होगा, पी डबल इंप्लाइज टी, आंसर क्या होगा, टी, तो पी डबल इंप्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, टी। आगे आपको लिखना है, प्लीज राइट। If 3 into 5 8, then 3 into 5 15. सर ये सब लॉजिक से भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, इसको लॉजिक से भी कर सकते हैं, बट इफ ये लॉजिक तो है, लॉजिक से हमने किया ना इस सम को। I have mentioned here something. Just note this down somewhere in your book where you can easily access this data. ये कहीं और इस सम का पार्ट नहीं है, ये एक अलग चीज है, इसको कहीं पर नोट करो। हालांकि इसको हम बाद में पढ़ने वाले थियरी ऑफ इक्विवेलेंस में, बट फिलहाल आप इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत काम की चीज है। कहीं पे नोट कर लो, बुक के ऊपर, मार्जिन कैसा मार्जिन बनाना था उसके ऊपर, या कहीं ऐसा अलग जगह पर जहां पर बार बार वो दिखाई दे, और हो सके तो अलग कलर के पेन से नोट कर लो, बॉक्स वॉक्स बना लो, डू समथिंग और उसको कहीं पर सेपरेट नोट करो। ये वाला पार्ट, ये ओके। So this is all for today's lecture, है ना? सर लास्ट क्वेश्चन Look into the entire exercise. Try to solve it to the extent you can. Okay. Thereafter, come up with certain doubts and difficulties. In the coming lecture, we'll discuss few more things in the symbolic manner. Okay, we'll take some symbols. We'll consider certain set of symbols and then solve all of those things very well. See you all. Goodbye. Take care.